हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मेंस आंसर राइटिंग सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हम डेली कोशिश करते हैं कि किसी एक कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को कवर करें 360 डिग्री में, जिसमें उससे संबंधित सभी पहलुओं को कवर करें। तो आज का हमारा टॉपिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन की भूमिका है, और साथ में इसकी भूमिका को हम खास तौर पर ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है और इसमें अमेरिका की भूमिका के संदर्भ में देखेंगे, और अन्य देशों के परिप्रेक्ष्य में, खासतौर से भारत के भी और अन्य विश्व के देशों के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन की क्या भूमिका है और इसमें क्या सुधार की संभावना है, यानी इस संस्था में कौन से सुधार किए जाने चाहिए, और इस संस्थान का या इस इंस्टीट्यूट का अधिदेश या मैंडेट क्या है, और ये किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से इसके जो मेंबर्स हैं उनका सिलेक्शन होता है, इसकी जो है संयुक्त राष्ट्र में क्या भागीदारी है। ऐसे सारे पहलुओं को देखेंगे। और इससे अगर क्वेश्चन आने की बात करें तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे पहले भी हमने बताया कि क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि जैसे पूछा जा सकता है कि IAEA वैश्विक परमाणु शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसके अधिदेश और कार्यप्रणाली अपर्याप्त हैं, इसका समालोचनात्मक परीक्षण करने को कह सकता है। तो इसमें इस क्वेश्चन में मोटा मोटा आपसे जो है पूछ रहा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन क्या है, उसकी भूमिका क्या है, उसके संदर्भ में आपको सारी चीजें लिखना है। फिर उसके बाद उसके अधिदेश क्या है, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, और फिर आगे जो है उसकी संरचना में क्या खामियां हैं या उसकी कार्यप्रणालियों में क्या खामियां हैं, यानी या उसके अधिदेश में कौन सी और चीजें ऐड करने की जरूरत है, यानी क्योंकि इसमें लिखा है कि अपर्याप्त है। ठीक है, उसके बाद आपको आगे वे फॉरवर्ड में आपको सजेशन अपने लिखने कि किस तरह से उसमें सुधार किया जा सकता है, यही आपको सारी चीजें लिखने। उसके बाद एक कंक्लूजन इस तरह से लिखना है कि जो समावेशी कंक्लूजन लगे। तो ये हमारे जो है पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन जो है IR या अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पेपर में इससे संबंधित सवाल आ सकते हैं। तो मेनली जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन का मुख्य कार्य जो है, जो कि एक वैश्विक संगठन है और संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, इसका मुख्य कार्य है कि परमाणु प्रौद्योगिकी यानी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी कार्य हैं, उनको सुरक्षित, संरक्षित यानी सेफ, सिक्योर और पीसफुल यूज में यानी शांतिपूर्ण उपयोग में किया जाए, जैसे कृषि क्षेत्र में या फिर ऊर्जा उपयोग में या और अन्य टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी में, जाए पावर जनरेशन में, इस तरह से यहाँ पर यूज किया जा सकता है, जो कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होता है। तो लेकिन हाल ही में देखा गया है क्या कि अमेरिका ने जो है ईरान की 3 संस्थाओं पे, जो फोर्डो, नताज और इस्फहान, ये 3 जगहों पर एटॉमिक जो अपने बंकर बस्टर की सहायता से जो अटैक ईरान ने किया है, उसको लेकर कई जो अमेरिका ने ईरान पर किया है उसको लेकर कई इश्यूज भी आए हैं कि जिस तरीके से लगातार इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकाने पर अटैक किया जा रहा है, उससे ऐसी भी एक संभावना जाहिर की गई है कि अगर हो सकता है, अगर कोई यूरेनियम इनरिच्ड है या यूरेनियम फैसिलिटी है, तो अगर आप उस पर अटैक कर रहे हैं और इस तरीके के बम से कर रहे हैं जो कि विश्व के सबसे शक्तिशाली बम कहा जा रहा है, अगर उससे ऐसा हो सकता है कि न्यूक्लियर कोई रिएक्टर पीसफुल यूज में ही यूज किया जा रहा है, लेकिन अगर उसको किसी बम से या मिसाइल से अगर उड़ाया जा रहा है तो उससे रेडिएशन का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि जो रिएक्टर होते हैं वो क्लोज्ड सिस्टम होता है, जो आपने न्यूक्लियर रिएक्टर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा होगा कि उसमें मॉडरेटर होते हैं, कूलेंट होता है, और किस तरह से उनकी कंक्रीट की संरचना बनाई जाती है। लेकिन अगर सोचिए कि अगर वो कंक्रीट की संरचना और कूलेंट और मॉडरेटर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाए, अगर कोई ऐसा बम पड़े, तो वहाँ पर उस क्षेत्र के रहने वालों के लिए दीर्घकालिक यानी बहुत काफ़ी समय तक उन लोगों के लिए स्वास्थ्य, पर्यावरण, सभी क्षेत्रों में इमीडिएट तो नुकसान जो होगा वो होगा ही, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि अभी भी देखिए चेरनोबिल क्षेत्र में देखिए या फुकुशिमा में देखिए, उसके असर आज भी दिख रहे हैं। या फिर अभी आपने जो इस साल जो नोबेल प्राइज दिया गया है, वो जो फुकुशिमा
हिरोशिमा नागासाकी से जो लोग बच गए थे, जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट में पीसफुल मार्च किया, पीसफुल प्रोटेस्ट आज तक जारी रखा, उन्हीं लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इससे होता क्या है कि अगर आप किसी रिएक्टर पर भी अटैक कर रहे हैं तो उसको एज अ कंसीडर किया जाएगा, अगर उससे रेडिएशन हो सकता है तो, क्योंकि उसको माना जाना चाहिए कि वो भी एक परमाणु बम का हमला है। क्योंकि अगर आप जैसे सपोज करिए कि आपने कहीं पर पटाखा रखा है या इस तरीके की सामग्री रखी है, तो अगर वहां पर कोई भी अटैक किया जा सकता है, कोई अटैक किया जाता है तो हो सकता है कि वो ब्लास्ट कर सकता है और फिर जो वहां पर जो सामग्री रखी है वो एक बम का काम करने लगे। तो ऐसी भी घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि अभी तक IAEA जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन है, जब अटैक के बाद से ही निगरानी बनाए रखा है और उस तीनों जगहों पर नजर बनाए है, लेकिन अभी तक वहां पर कोई भी ऑन साइट विकिरण या रिसाव का कोई भी घटना जो है नोट नहीं की गई है। तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि ईरान ने जो ईरान पर हमला किया गया है या अमेरिका और इजराइल द्वारा जो एक प्रोपेगेंडा बनाया गया था वही गलत साबित हो रहा है। क्योंकि अगर आपने ऑलमोस्ट जितनी भी साइट थी सब पर अटैक किया, लेकिन अभी तक कहीं पर भी विकिरण नहीं हुआ। एक तो ये घटना, दूसरी चीज बम के बारे में भी अभी कई रिपोर्ट्स आ रही है कि जिस तरीके का बम है, जितना बड़ा बम था, जितना इसमें ज्यादा पेलोड था, उस तरीके के कंपन वहां उस क्षेत्रों में उत्पन्न नहीं हुए। लेकिन हालांकि वो सब अलग बातें हैं। तो लेकिन अगर हम IAEA की बात करें तो इम्पोर्टेंटली ये है कि इसका मैंडेट क्या है, कि इस चीज को याद रखिएगा कि इसका मेन मैंडेट सेफ, सिक्योर और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है, कि जिसके किसके कॉन्टेक्स्ट में, परमाणु प्रौद्योगिकी के। ठीक है, ये इसलिए बता रहे हैं कि ये जैसे अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इंट्रो पार्ट में यहां से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आप इंट्रो पार्ट में यहां से शुरू कर सकते हैं, दूसरा पॉइंट ये लिख के, फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं कि IAEA एक्चुअल में जो है क्या है। तो ठीक है, तो ये हमने पहले ही बता दिया कि ये एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और परमाणु प्रौद्योगिकी को लेकर सेफ, सिक्योर और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती है, जिसकी स्थापना 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो राष्ट्रपति थे, जो इस अमेरिकी राष्ट्रपति थे आइजनहोवर, इन्होंने एक वो कॉन्सेप्ट लेके आए थे, शांति के लिए परमाणु, यानी एटम्स फॉर पीस। इसके भाषण के बाद ही 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। क्योंकि किसी भी एक ऐसी एजेंसी, एक मॉनिटरिंग एजेंसी की तभी से डिमांड बढ़ने लगी थी। क्योंकि जब 1945 में जापान पर जब एटम अटैक किया गया, न्यूक्लियर अटैक किया गया, तब से क्या हुआ कि पूरे विश्व में, क्योंकि एक सबसे सेफ और सिक्योर बम जो कि अपनी सुरक्षा के लिए सभी देशों के लिए जरूरी हो गया, तो उसकी होड़ बनाने की मच गई। तो ऐसे में ये बात उठी कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो इसके पीसफुल उपयोग को या शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दे, जो मानवता के विकास के लिए अहम हो, लेकिन जो मानवता के नरसंहार के लिए जो चीजें बन रही है उसमें कमी लाए, यानी परमाणु बमों के निशस्त्रीकरण या उसके डिसआर्मामेंट को बढ़ावा दे। ठीक है, एक चीज ये याद रखिएगा कि ये 1957 में, और फिर ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। ठीक है, जैसे FAO है, जैसे जिसे जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, वो भी इस तरह की कई एजेंसीज हैं जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ देता है। फिर इसके बाद इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका वियना में है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में। इसे कभी कभी जो है परमाणु प्रहरी भी कहा जाता है, क्योंकि परमाणु प्रौद्योगिकी या परमाणु क्षेत्र से संबंधित जो है सबसे बड़ी एजेंसी, जो मॉनिटरिंग एजेंसी है, वो यही है। फिर उसके बाद इसकी स्थापना क्यों की गई है, इसका सिंपल सा जो अभी बात किया गया कि परमाणु सामग्री का जो है जो शांतिपूर्ण उपयोग में, जो जैसे मेडिकल में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, एनर्जी के लिए कर सकते हैं, रिसर्च में कर सकते हैं, और इस तरीके के अलग अलग जगहों पर कर सकते हैं। क्योंकि परमाणु एनर्जी का जब छोटे स्तर पर, अभी क्या है कि पहले रिएक्टर में यूज किया जाता है, लेकिन अभी जो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की भी बात आ रही है, जो SMR कहा जाता है, जिसमें जो छोटे और ऑन साइड जो इंडस्ट्री की या जो इमीडिएट स्थान होंगे वहां की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो सक्षम होंगे, जैसे वो 30 मेगावाट से कम के होंगे। तो ऐसे भी इस तरह से उनका उपयोग को और ज्यादा डाइवर्सिफाई या विविधीकृत किया जा सकता है, और साथ में इसके सैन्य उपयोग को कम करने के लिए इससे ये लगातार प्रयास करती है। ये तो रहा इसका मैंडेट। ठीक है, इसका काम वही है कि एक इम्पार्शियल, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी को बनाए रखते हुए एक काम करना, जो कि आप एथिक्स के भी इसमें पॉइंट जोड़ सकते हैं। और फिर क्या करता है ये NPT जो है,
परमाणु अप्रसार संधि, इसके भी जो प्रावधान है इनको भी ये मॉनिटर करता है कि जो देश इसके पक्षकार है या संधि करता है वो किस तरीके के काम कर रहे हैं, या फिर जो भी अन्य देशों में परमाणु रिएक्टर हैं या न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उन पर भी ये निगरानी रखता है कि वहां पर किस प्रकार कार्य संचालन हो रहा है। ये सारी चीजें भी ये ध्यान में रखता है। तो इसका मेन काम क्या हुआ, एक तो आपने सेफ सिक्योर शांतिपूर्ण उपयोग, फिर उसके बाद परमाणु अप्रसार संधि से संबंधित जो दायित्व हैं या फिर जो उसके प्रावधान है उनका पालन सुनिश्चित करना, फिर उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वैश्विक स्तर पर एक विश्वास बनाए रखना कि सभी देश समान है, इस तरीके के चीजों को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों के और संपन्न या और देशों को प्राप्त करने से रोकना, और जिनके पास है उनके पास परमाणु शस्त्रों की कमी के लिए प्रयास करना। तो दोनों चीज की नए कोई देश जो जिनके पास परमाणु नहीं है, परमाणु बम, उनको जो है रोकना, और जिनके पास है उनके पास उस प्रौद्योगिकी को कम करना। ठीक है, फिर उसके बाद ये सुरक्षित परमाणु ऊर्जा संबंधी प्रयोगों को लेकर ये तकनीकी सहायता भी अन्य देशों को प्रदान करता है और वित्तीय सहायता की भी सिफारिश करता है। तो इस तरीके के भी काम करता है ये, जिससे जो है ऊर्जा संबंधी जरूरतों को किसी देश की पूरा किया जा सके। ये सब जो है कहानियां हैं, ये जो सब आपको याद रखना। एक्चुअल में ये काम दूसरा करता है, क्योंकि इसके काम की वैल्यू यही है कि पिछले 1 साल से ये चिल्ला रहे हैं पर इनको कोई सुन नहीं रहा है। जो जिसको करना है विश्व स्तर पर वो कर रहा है, जो कि जैसा हम हर वीडियो में बोलते हैं, जिसके पास सैन्य पावर है वो सब कुछ कर सकता है, जिसके पास नहीं है उसके लिए पूरी दुनिया की कन्वेंशन आ जाएगी, उसके लिए पूरी दुनिया के लॉज आ जाएंगे, अब वो कुछ नहीं कर सकता। और पूरी दुनिया की रिपोर्टिंग जो मीडिया है या जो भी है सब उसको ब्लेम कर देगा, लेकिन अगर आप सैन्य रूप से मजबूत है तो आपकी जो गलत हरकतें हैं उनको भी लोग सपोर्ट करेंगे और उनको भी बोलेंगे कि वाह क्या अच्छा काम किया है, क्या अच्छा काम किया है। ठीक है, तो जिस तरह से आज जो है ईरान का पूरी दुनिया के बच्चे बच्चे को पता चल रहा है कि वो परमाणु बम से संबंधित चीज़ों के लिए अमेरिका और इजराइल उस पर लगातार दबाव बनाए पड़े हैं, अटैक भी किया है, फिर यूरोपीय संस्था भी कर रही है। 30 सालों से पिछले चल रहा है ये कार्य, मतलब एक तरह से ये इसको तमाशा ही कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर एक तमाशा चल रहा है पिछले 30 सालों से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है, अब ये तो 57 की बात है, 57 में बनी थी, लेकिन इजराइल और पाकिस्तान के पास किस तरह परमाणु बम आया, किस तरह ये परमाणु बम संपन्न देश बन गए, ये किसी को आज तक नहीं पता। इनके पास किस तरह टेक्नोलॉजी डेवलप हो, ये सब किसी को नहीं पता। किस तरीके से ये लोग जो है 70, 80, 100 मिसाइल परमाणु बम बना लिए और इनके पास है, जिसको सिपरी ने भी रिपोर्ट किया, किसी को नहीं पता। कहाँ थे अमेरिका, कहाँ था IAEA जिसके बात कर रहे हैं। तो कार्य के लिए आप याद रख लीजिए, क्योंकि इनके कार्य के आपको एग्जाम में लिखना पड़ सकता है। पर एक्चुअल में ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो ऊर्जा संस्थान है ये कहाँ था जब जो है पाकिस्तान और इजराइल के पास परमाणु बम बन रहे थे, आ रहे थे। अब वो उनके आप डेटा नोट कर रहे, तब क्या कर रहे थे आप? तब आप सो रहे थे। तो एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आप एग्जाम के लिए याद रखिए। एक्चुअल में जो पावर होती है वो आप सैन्य रूप से कितने सक्षम है, वहीं से आपको मतलब शक्ति मिलती है। वो देश उतना ही मजबूत है जो है सैन्य रूप से आत्मनिर्भर है और जो है स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये चीज आप एक्चुअल में याद रखिएगा, और जो चीज पहले बताए हैं वो आप कॉन्सेप्ट के लिए याद रखिएगा। दूसरी चीज, आप अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें कि संरचनात्मक ढांचा क्या है, तो ये एक जनरल कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, एक जनरल यानी सामान्य सम्मेलन या सामान्य सभा भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, सभी देशों के प्रतिनिधि जो भी इसके मेंबर हैं वो शामिल होते हैं और फिर वो अपने सदस्यों की उसी के आधार पर वोटिंग होती है, जो कि IAEA का जो या मतलब इस संस्थान के बजट को पास करते हैं, और फिर जो मुख्य निर्णय होते हैं उनमें इनकी सहमति अनिवार्य होती है, उसी के हिसाब से वोटिंग होती है। फिर उसके बाद डे टू डे वर्क के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होता है। इसमें 35 देश के सदस्य शामिल होते हैं, 13 जो एक तरह से कहिए परमानेंट होते हैं, 22 को जो है 2 साल के कार्यकाल के लिए जनरल कॉन्फ्रेंस द्वारा चुना जाता है। ये जो है कई बार बैठकें करता है, और फिर ये सुरक्षा समझौतों को मंजूरी देना, एजेंसी के वैधानिक कार्यों को पूरा करना, महानिदेशक के लिए मंजूरी, ये सारे काम करते हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर पे ये आ जाता है। फिर सचिवालय की बात आती है।
तीसरा सचिवालय, तो इसका नेतृत्व महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल करता है, जो कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। फिर ये इसमें जो है कई अन्य तरीके के अलग अलग डिसिप्लिन के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जो अलग अलग विभागों को मॉनिटर करते हैं, जैसे सुरक्षा हो सकता है, या परमाणु ऊर्जा हो सकता है, या किसी अन्य अनुसंधान से संबंधित हो सकता है, किसी देश को तकनीकी जो सुविधा है उसको ट्रांसफर करने जैसी बात हो सकती है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जो महानिदेशक है की बात है, तो अभी वर्तमान में महानिदेशक जो है राफेल मारियानो ग्रासी है, जो कि आपको पीटी के लिए है, पीटी के लिए भी सॉरी नहीं, एसएससी अगर या पीसीएस में कभी इसकी उम्मीद कम है, तो ऐसे ही आप बस एक बार देख लीजिए कि राफेल मारियानो ग्रासी है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट कार्य क्या है कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, एक ही चीज बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है, वो शांतिपूर्ण उपयोग आपके जिन जिन क्षेत्रों में है वो इसके 20 बार पहले ही नाम ले चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि ये सदस्य देशों में विकास तकनीकी सहायता प्रदान करता है, उन्हें सतत विकास, क्योंकि ये सस्टेनेबल एनर्जी है, क्योंकि ये एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी है जिसको जो है ज्यादा समय तक बिना खत्म हुए यूज किया जा सकता है, और इससे जो है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस या परमाणु जो जलवायु परिवर्तन है उस पर इसका कम प्रभाव पड़ रहा है या नगण्य प्रभाव पड़ रहा है, जिससे जो है एक जो है ये स्वच्छ ऊर्जा के रूप में प्रयोग की जा सकती है। तो इससे आगे हम कार्बन क्रेडिट से या जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो लक्ष्य हैं हमारे उनसे भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि इंडिया क्या है कि 2047 में अलग है, 2070 में अलग है, 2030 के लिए अलग है। तो इसमें जो है परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके कोई भी देश जो है अपनी ऊर्जा संबंधी जरूरतों को स्वच्छ माध्यम से यानी बिना उत्सर्जन किए पा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए परमाणु सामग्री एवं सुविधा के उपयोग को शांतिपूर्ण में किया जाता है, जिससे ये चेक करते हैं कि इनरिच्ड कितना यूरेनियम है, अगर कहीं पर यूज हो रहा है। जैसे कि क्या है कि अगर 3 से 5% है, इवन मान लीजिए कि एक्सट्रीम केस में आता है 10% तक। ठीक है, 10% तक अगर इनरिच्ड या संवर्धित यूरेनियम है तो वो रिएक्टर में यूज होता है। इसके बाद अगर बढ़ रहे हैं ऊपर तो समझिए धीरे धीरे आप जो है परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये माना जाता है कि 90% तक जो होगा वो बम बनाने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। होता क्या है कि जितना ज्यादा मतलब जो आपके पास सामग्री है या जो आपके पास अयस्क है, जो आपके पास मटेरियल है, उसमें जो है यूरेनियम 235 का परसेंटेज कितना है। ठीक है, यूरेनियम 235 का परसेंटेज कितना है, यही डिसाइड करता है कि वो जो पदार्थ है वो कितना इनरिच्ड है। अगर किसी पदार्थ में या किसी सेगमेंट में अगर जो है ये 90% से ज्यादा पाया जाता है तो मतलब इससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। और रिएक्टर्स में ज्यादातर 10% से कम के ही जो इनरिच्ड या संवर्धित यूरेनियम होते हैं उनका यूज किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद परमाणु अप्रसार संधि द्वारा अनिवार्य व्यापक सुरक्षा समझौतों को क्रियान्वित करता है। यानी जो पहले बताया था कि एनपीटी में जो भी ऑब्लिगेशन है कि एनपीटी का अगर कोई पक्षकार देश है तो उसके लिए रोकने के लिए कि वो परमाणु संपन्न देश न बन पाए, और जो देश परमाणु संपन्न है वहां से तकनीकी सहयोग न दिया जाए या प्रौद्योगिकी हस्तांतरित न की जाए, इन सब चीजों पर नजर रखता है कि सभी देश अपने दायित्वों का पालन कर सके। और जो है विश्व जो है इनका लक्ष्य या उद्देश्य, अगर प्राइम उद्देश्य की बात करें तो इनका उद्देश्य ये है कि परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग और पूरे विश्व स्तर पर परमाणु हथियारों का निषेध या निरस्त्रीकरण है। पर ऐसा देखने को कहीं नहीं मिलता, लेकिन ठीक है, आप इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। फिर उसके बाद परमाणु सुरक्षा और संरक्षा यानी परमाणु सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये जिन देशों के पास जो देश परमाणु संपन्न है वहां पर उनके ऊपर नजर रखना कि वो किसी दूसरे को न करे ट्रांसफर, और फिर इन चीजों का उद्देश्य जो है मानवता की भलाई के लिए या इन क्लीन इन्वायरमेंट को बढ़ावा देने के लिए या जो सतत विकास लक्ष्य है इनको बढ़ावा देने के लिए प्रयोग करे, और इसके जो है ट्रांसफर के लिए या फिर इसमें किसी तरीके के विचलन के लिए इन सारी चीजों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर रखें। जैसा कि आप न्यूज में हर दूसरे दिन देखते होंगे कि IAEA का एक बयान आ जाता है,
सेम उसी तरह आ रहा है कि जैसा जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में चल रहा था तो यूएन का बयान या डब्ल्यूएचओ का बयान या रेड क्रॉस का बयान दिन ब दिन आता रहता था, पर उनका कोई मतलब नहीं होता था। उसी तरह अभी हाल है आईएईए संस्था का कि इनके बयानों का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। इवन यह है कि जो निगरानी की रिपोर्ट, जो फर्स्ट पे ही बोला था कि जो निगरानी की रिपोर्ट कर रहे हैं वो दूर से बैठ के कर रहे हैं कि विकिरण हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारा एक तरह से समझिए कि अंदेशा ही लगा रहे हैं। ठीक है, तो मेनली आप समझ गए कि इनका काम क्या है। अगर आपको 2 लाइन में बताना हो, उसी चीज को घुमाना है आपको। एक तो परमाणु हथियारों की कमी, दूसरा क्या परमाणु जो सामग्री है या न्यूक्लियर जो सामग्री है उसका शांतिपूर्ण उपयोग, और विश्व में एक सद्भावना, अशांति, मानवता के लिए जो है परमाणु सामग्री का उपयोग। बस यही एक आप क्रक्स देख लीजिएगा, यही काम करते हैं। बाकी चीजें आप एक बार देख लेंगे आपको याद आ जाएगा। बाकी एनपीटी का भी एक क्लास याद रखिएगा कि एनपीटी को मॉनिटर यही करते हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर यही मॉनिटर एजेंसी है। फिर उसके बाद जो पहले बात किया था कि ज्ञान साझाकरण और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करती है, ये एक मीडिएटर का काम करते हैं। फिर उसके बाद जो है कानूनी मामले के कार्यालय, परमाणु कानून, इससे संबंधित यानी परमाणु संबंधित जो परमाणु ऊर्जा संबंधित जो भी कानून डेवलप किया जाता है, क्योंकि ये इस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं तो इसलिए इनकी सलाह की या इनकी मदद ली जाती है। फिर उसके बाद इसके शांतिपूर्ण उपयोग में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भी एक जो है 2 सरकारों के बीच में जो है एक मीडिएटर, जैसे पहले बताया था, एक अंतर सरकारी मंच के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर इसके अब आया था कि समालोचनात्मक विश्लेषण के बारे में पूछा था, क्योंकि स्टेटमेंट में ही था कि ये अभी तक अपनी जो स्थापना से अपर्याप्त इनका प्रदर्शन रहा है। ठीक है, यह परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं रहा था रहा है जैसी कि आशा की गई। लेकिन अब आपको उपलब्धियां, चुनौतियां दोनों लिखना है कि कहाँ पीछे रहे। अगर उपलब्धियों की बात करेंगे तो वैश्विक परमाणु सुरक्षा मानक को बनाने में इनका रहा है कि वैश्विक स्तर पर किस तरीके का मानक होना चाहिए। ठीक है, रिएक्टर के लिए क्या होना चाहिए, परमाणु बम के लिए क्या होगा, तो उसके लिए एक ढांचे की स्थापना करने में इनका अहम योगदान रहा। फिर अप्रसार सफलताएं की बात करेंगे तो है 1957 से बना 1967 तक। अगर कुछ देशों को छोड़ दिया जाए, जिसमें इजराइल, पाकिस्तान जैसे देश हैं, जो अभी नॉर्थ कोरिया भी बढ़ रहा है, ईरान भी बढ़ रहा है, लेकिन अगर कुछ देशों को छोड़ते तो अभी भी ऑलमोस्ट ये कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर जो परमाणु जो अप्रसार को लागू करने में सफल रहे, क्योंकि अभी तक पूरा देश, दुनिया जो है इससे बची हुई है। अब इस शांतिपूर्ण उपयोग की बात करेंगे तो वैश्विक स्तर पर कई देशों ने जो है परमाणु रिएक्टर का या न्यूक्लियर या परमाणु सामग्री का उपयोग जो है ऊर्जा जैसी संबंधी जरूरतों के लिए, स्वच्छ ऊर्जा के लिए, एग्रीकल्चर में, रिसर्च में, फिर परमाणु चिकित्सा के लिए, क्योंकि मेडिकल में भी क्योंकि रेडिएशन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। सारे जो बड़े बड़े इसका इवन ऑपरेशनल वर्क में भी यूज किया जाता है, जो कि मेडिकल ऑपरेशन होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद संकट प्रतिक्रिया के रूप में, जैसे आपने देखा होगा फुकुशिमा प्लांट में जो हुआ था रिसाव, या फिर चेरनोबिल की घटना हुई थी, और वैसी घटनाओं के समय में इन्होंने प्रॉपर मॉनिटरिंग की थी। अपनी जो एडवाइजरी टीम या सलाहकारी टीम थी उन्होंने तुरंत भेजी थी और उसकी चीज़ें को अच्छे से निपटान किया था। फिर उसके बाद राजनीतिक जुड़ाव के मसले में भी देखें तो अभी हालात बुरे हैं, लेकिन ईरान परमाणु समझौते के लेकर जो JCPOA बन रहा था, ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट जो बन रहा था, जिसमें कि अब इजराइल और यूएसए की मनमानी की वजह से ये फेल हो गया, वरना ये बहुत काफी हद तक अपने सफलता की कगार पर पहुंच गई थी और डील होने वाली थी। उसी बीच में इजराइल द्वारा जो है असैसिनेट कर दिया गया पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट थे या साइंटिस्ट थे जो इस पर वर्क कर रहे थे, जो इसके मेंबर थे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये अभी होने वाला था राजनीतिक रूप से, लेकिन अन्य देशों के साथ इनका जो है परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। ठीक है, तो ये इनकी उपलब्धियां रही हैं कि ये जो 5-6 हैं इनकी बड़ी उपलब्धियां रही हैं। फिर उसके बाद अगर विफलता की बात करें, इनके कहाँ इनके पास जो चैलेंजेस आए तो सीमित परिवर्तन शक्ति, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ये कहीं पे, इसी तरह WHO भी है
कि अगर ये लोग क्या है कि उल्लंघन जो भी होता है कहीं पे अगर मनमानी होती है तो इसकी रिपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई सैंक्शन या प्रतिबंध खुद नहीं लगा पाते। ठीक है, तो ये इनकी प्रवर्तन समिति शक्ति यानी इनकी जो लागू करने की शक्ति है वो सीमित हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, ये फाइनेंशियली या पॉलिटिकली खुद अपने आप में एक स्ट्रांग संस्था नहीं है, या इनका कोई अधिदेश इस तरीके का नहीं है जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, कि यूरोपियन यूनियन के पास पॉलिटिकल पावर भी है कि यूरोप के किसी भी देश के ऊपर कुछ भी जो है वो अपना शक्ति या अपने आदेश को थोप सकती है, लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं है। फिर दूसरा क्या है कि ये जो है बहुत सिलेक्टिव इनका काम रहा, कि जैसे इजराइल पाकिस्तान के मसले में देखा जाए तो इन दोनों में इनका बहुत सिलेक्टिव वर्क रहा। इंडिया में तो इन्होंने कई सेक्शन लगा दिए थे, जब पोखरण परीक्षण हुआ था तो इंडिया में इन्होंने कई तरीके के जो सैंक्शन की रिकमेंडेशन की थी, जिसके बाद जब इन्होंने 2008 में 8 तक जो अमेरिका के साथ जो परमाणु समझौता हुआ उसके बाद इनके जो रुख में नरमी आई, और फिर इंडिया का जबकि शांतिपूर्ण उपयोग के लिए पहले दिन से ही परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण उपयोग था और खुद की सुरक्षा के लिए था, इसीलिए इंडिया ने बाद में अपनी परमाणु नीति भी घोषणा की कि पहले हम परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान और इजराइल इन सारे देशों के पास जो है किस तरीके से परमाणु बम डेवलप हुए, ये जो है आज भी रहस्य का विषय बना हुआ। फिर उसके बाद जब अगर आगे आते हैं तो उत्तर कोरिया को ये रोक पाने में नाकाम रहा, ये एनपीटी से बाहर निकल गया। अभी जो है इसी तरह ईरान में भी बात चल रही कि वो एनपीटी से बाहर आने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके राजनीतिक प्रभाव के हम जो स्टार्टिंग के ही चैप्टर से बता रहे कि पश्चिमी और विकसित देशों का ये प्रभाव इस पर बहुत ज्यादा रहा, और पक्षपात के सीधे घटनाएं इसके द्वारा देखी गई कि इसने किस प्रकार से पक्षपातपूर्ण निर्णय लिया। ठीक है, जब भी किसी विकासशील देश की या फिर कमजोर देश की बात आती है तो ये सैंक्शन की सलाह देती हैं, लेकिन जब कोई विकसित देश की या मजबूत देश की बात आती है तो वही चीज इनकी सलाह में बदल जाती है कि हम सिर्फ सलाह दे रहे हैं। तो ये चीजें आपकी इम्पार्शियल दिखती हैं वैश्विक स्तर पर राजनीतिक उसमें। ठीक है, फिर पारदर्शी संबंधी चिंता है, तो ट्रांसपेरेंसी जैसी चिंता की भी बात किया कि किस तरीके से आपका विस्तृत डेटा निरीक्षण जो है वो किस तरीके से कर रहे हैं, वो भी आपका हमेशा चैलेंजिंग रहा। क्योंकि जैसे ईरान के ही बारे में ले रहे हैं कि ईरान में अभी वार हो रहा है, लेकिन अभी भी एक्चुअल में इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वो परमाणु बम बना रहा है, कितना बना रहा है, कितने परसेंट है, वो बना रहा है या नहीं बना रहा है वो अलग चीज है, लेकिन अभी वो कितने परसेंट इनरिच्ड किया है वो अभी तक आज तक किसी को जानकारी नहीं है। और जो आज जानकारी है, जो आज बताया जा रहा है, वो एक तो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट आ रहे हैं कि उन्हीं का इंटेलिजेंस जो है, जो इंटेलिजेंस की जो एजेंसी की हेड है वो बोल रही है कि अभी ईरान अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया है, लेकिन दूसरी जगह आप उसी बुनियाद पर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, इसमें IAEA का भी रोल है, यह है कि जब 1990 से चल रही है बात कि ईरान जो है 1 हफ्ते बाद बना लेगा, 1 महीने बाद बना लेगा, आप इसको डेटा देखिएगा कि आज से नहीं है, आज से 25 साल 30 साल पहले से चल रहा है कि ईरान जो है अगले हफ्ते परमाणु बम बना लेगा, और दुनिया के लिए एक जो है रोग स्टेट का काम करेगा। लेकिन वो 30 साल जो है, कब 30 साल बदल गए, अब वो आज तक नहीं बना। तो वो सारी चीजें किस तरीके से हो रही है, इसमें IAEA का रोल जो है इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ट्रांसपेरेंसी कितनी रखी है, किस प्रकार ये अपने डेटा को निरीक्षण कर रहे हैं। ये यहाँ पे चैलेंजिंग होता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनका फेलियर है कि किस तरीके से नहीं, यहाँ पर आप 30 साल से नहीं बना पाए, लेकिन वहीं पर इजराइल और पाकिस्तान जो है कैसे बना लिए, आप डेटा किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस तरीके से आप चेकिंग कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे पक्षपात भी आपका रहा है, वैश्विक स्तर पर राजनीतिक रूप से भी आप प्रभावित रहे हैं। फिर उसके बाद पारदर्शिता की भी कमी देखी गई। फिर उसके बाद परमाणु सुरक्षा अंतराल की बात करें तो परमाणु सुरक्षा अंतराल में भी, जैसे कि अभी यहाँ पर जो केस, अभी ईरान का ही केस देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर किसी हालत में अगर रेडिएशन हो जाता तो फिर क्या होता। रेडिएशन होने का मतलब ये था कि वहां पर जो है, एक तो अभी तात्कालिक प्रभाव तो अलग चीज है कि वो एटम बम फटने इतना प्रभाव होता, लेकिन उसके बाद जो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो डीके होते हैं, फिर धीरे धीरे उससे क्या होता है, बाष्पन होता है, लैंड जो है इनफर्टाइल हो जाती है,
फिर उसके बाद जहाँ जो लोग होते हैं उनमें जो है सदियों तक कैंसर जैसी समस्याएं आती रहती है। इन सब चीज़ों को किस प्रकार देखते हैं, और फिर रेडियोधर्मी स्रोतों को सुरक्षित रखने में इनकी कितनी भूमिका जो है, मतलब इनकी क्या भूमिका रही है कि जो अन्य देशों द्वारा या परमाणु संपन्न देशों द्वारा जो रेडियो एक्टिव मटेरियल रखे जा रहे हैं वो किस प्रकार रखे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके साथ समस्याएं हैं। अब इनके साथ सुधार के लिए अगर आपको आ जाए कि आगे आपको लिखना है, क्योंकि समालोचनात्मक है, तो सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जैसे ही हम बताया था कि प्रवर्तन शक्तियों को इसकी मजबूत करना चाहिए। इसमें जो इसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समर्थन से इसके पास खुद भी एक कानूनन शक्ति होनी चाहिए। ये अन्य देशों पर निर्भर नहीं होना चाहिए जो अपनी बातों को लागू करने के लिए विकसित देशों या अमेरिका या यूरोप की तरफ ही हमेशा देखे। ठीक है, इस चीज को खत्म होना चाहिए। फिर उसके बाद सार्वभौमिक सुरक्षा अनुपालन होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो, ऐसी नीति को नहीं अपनाना चाहिए कि कोई एक देश अगर परमाणु बम बना रहा है तो आपकी आंखें बंद हो, और दूसरे देश अगर परमाणु नाम ले रहे हैं तो आपकी रिकमेंडेशन पे रिकमेंडेशन आप अटैक करने तक की सलाह दे दें। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो है समावेशी विकास नहीं कर सकती वैश्विक स्तर पर। फिर उसके बाद एनपीटी के जो बाहर के देश हैं उनको किस तरीके से आप कंट्रोल में रख रहे हैं, उनके लिए आप सुरक्षा के मानक क्या है, इस तरह से आपको एक कहीं ना कहीं एक ऐसे लॉ लाने के बारे में बात करना चाहिए जो वैश्विक स्तर पर समान हो और समान रूप से सभी देशों के लिए वो लागू हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, सबके लिए एक जैसी नजर होनी चाहिए, यानी एक आंख से देखना चाहिए। ये नहीं कि भारत को आप अलग आंख से देख रहे हैं, वहीं पाकिस्तान इजराइल को आप अलग आंख से देख रहे हैं, अमेरिका के सामने आपकी आंख ही नहीं खुल रही है। तो इन सब चीजों पर भी आपको काम करना चाहिए। तो ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं स्वतंत्र सत्यापन ढांचा। आपका जो एक इंडिपेंडेंट आपके पास जो एजेंसी होनी चाहिए, जो आपकी मॉनिटरिंग एजेंसी होनी चाहिए या एक्सपर्ट एजेंसी होनी चाहिए, और फाइनेंशियली जो आप इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जिससे आप जो है एक्चुअली जो है इम्पार्शियल होके अपनी जो है जांच को आगे बढ़ा सकें और आप पे राजनीतिक प्रभाव जो है कम हो। फिर उसके बाद संकट प्रक्रिया तंत्र में सुधार होना चाहिए। अभी जो है ईरान पे अभी अटैक किया है, आप जो दूर से बैठ के निगरानी कर रहे हैं, आपको एक्चुअल में आपके अगर इंटरनेशनल एजेंसी है, आप जो परमाणु प्रहरी के रूप में अगर जाने जा रहे हैं, तो आपको इन सब चीजों को मॉनिटर करना चाहिए कि एक्चुअल में कितना क्या रेडिएशन हो रहा है या रेडिएशन होने का खतरा है या ऐसे हालात हैं। तो ऐसी जगह पे आपको हर जगह पर इस तरीके का मतलब एक प्रोएक्टिव रोल निभाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है परमाणु सुरक्षा अधिदेश का विस्तार। तो जो इनके पास मैंडेट है उनमें जो नए नई चीजें हैं, जो नए नए डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी जो है परमाणु से संबंधित आतंकवादी खतरे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि परमाणु सामग्री का इस तरह से विस्तार हो रहा है इतना ज्यादा। जैसे सिपरी की रिपोर्ट जो है, एक याद रखिएगा, एक सिपरी है, इसकी रिपोर्ट आती है जो परमाणु सामग्री से संबंधित या युद्ध सामग्री से संबंधित ये रिपोर्ट निकालते हैं हर साल। अभी अभी इस साल की रिपोर्ट में जो इनकी 2025 की रिपोर्ट आई है, 2025 की रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि चाइना ने बहुत ज्यादा, जो चाइना के पास परमाणु हथियारों की क्वांटिटी थी तो वो बढ़ी है, बहुत ज्यादा स्तर पर बढ़ी है, जबकि भारत की कहीं ना कहीं उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है उस मतलब संख्या के हिसाब से, जबकि चाइना उसके बगल में है। तो भारत के ऊपर भी एक तरह से इस ऐसी स्थिति में दबाव महसूस किया जा सकता। तो ऐसे में आईएईए का रोल स्पष्ट होना चाहिए कि सभी देशों के लिए एक समान रणनीति इन्हें अपनाना चाहिए। कि जैसे अभी तक जब सिपरी रिपोर्ट में आया था कि चाइना ने इतना ज्यादा बम बनाया या चाइना ने इतना ज्यादा इस पे खर्च किया है या परमाणु बम की संख्या यहाँ पर बढ़ी है, तो इस पे आपका कोई भी एक भी नोटिस नहीं आया, एक भी चीजें, एक भी मतलब आपका डायरेक्टिव नहीं आया कि आप चाइना को बोल सके कि ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें जो है सुधार आनी चाहिए उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता बढ़ाना। विकासशील देश पहले ही आपने जलवायु परिवर्तन का ढकोसला लेके विकासशील देशों पर एक दबाव डाल रखा है कि अलग अलग जो कन्वेंशन बना के पेरिस, बाकू, चाहे अभी आगे ब्राजील, हमेशा जो है विकासशील देशों को ही अपने कार्यों को रोकने के लिए
या अपनी विकास रणनीतियों को धीमा करने के लिए प्रेशर डाले हुए हैं। तो ऐसे में अगर विकासशील देश जो है स्वच्छ ऊर्जा की तरफ ट्रांसफर अपने आप को खुद या स्विच करना चाहते हैं, जैसे कि इंडिया में ही 55% लगभग जो है वो कोयला दहन से जो पावर या बिजली आ रही है। तो ऐसे में अगर इंडिया जो है परमाणु क्षेत्र में ज्यादा अपने आप को विकसित करना चाहता है या नई टेक्नोलॉजी आता है, तो आपके जो औद्योगिक जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो कितनी हो रही है, किस स्तर से हो रही है, कितनी तेज कर रहे हैं। होता क्या है कि आप जो टेक्नोलॉजी आपकी पुरानी हो जाती है वो आप बेचते हो, जो आपकी नई टेक्नोलॉजी होती है वहां तो आप एकदम सुपर बैरियर लगाए रहते हो। तो ये सारी चीजें भी आपकी दूर होनी चाहिए और विकासशील देशों को भी उन्नति और अपने आप को विकसित करने का उतना ही हक देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप जो है अगर आप जलवायु परिवर्तन में विकासशील देशों का सहयोग चाहते हैं तो इसमें जो है परमाणु ऊर्जा जो है एक अहम भूमिका साबित कर सकता है। और IAEA का रोल जो है तकनीकी सहयोग के कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए एक कड़ी का काम कर सकता है जिससे और ज्यादा बढ़े। ठीक है, फिर परमाणु जो सुविधाओं है इनका लेखा चाहिए, मतलब रेगुलर इनका ऑडिट होना चाहिए। कैसे किसी जगह कैसे परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ जा रही है। तो इन सारी चीज़ों की जो मॉनिटरिंग एक प्रॉपर होनी चाहिए, इम्पार्शियल तरीके से होनी चाहिए। और जो ये संस्था का अपना एक अधिदेश है जो जिस बुनियाद पे बनाया गया है उसको अपने जो बेसिक उद्देश्य हैं या मूलभूत उद्देश्य हैं उनको भी हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए, ना कि सिर्फ विकसित देशों के लिए एक एजेंट की तरह खुद को कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे सुधार के गुंजाइश जो वे फॉरवर्ड है उसमें लिख सकते हैं। और फिर आपको अगर कंक्लूजन लिखना है तो उसमें लिख सकते हैं सिंपली कि जैसे यहाँ पर है कि IAEA वैश्विक परमाणु शासन के लिए केंद्रीय बना हुआ है, जैसा कि ये चीज सिंपल है, क्लियर, शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए। ठीक है, वही सेम चीज आप जो ऊपर जितनी बात हुई है उसको कंक्लूड कर दिए कि ये जो है ट्विन स्वॉर्ड की तरह काम जो कर रहा है परमाणु प्रौद्योगिकी, क्योंकि इससे जो है फायदा भी है घाटा भी है। तो उस तरह से उन चीजों को बचने के लिए अब फिर जो ईरान इजराइल का जो अभी वार चल रहा है, इस तरह के वार जब भी चलते रहेंगे, अभी कोरिया को लेके अमेरिका कोरिया को होगा, या फिर इस तरह से नए नए टाइम पे जो अलग अलग देश बदलते रहेंगे। लेकिन अगर इस तरह की हरकतें होती रही, इस तरीके का ही पैटर्न अपनाया गया तो युद्ध होते रहेंगे, बस ये क्या कि देश बदलते रहेंगे। तो ऐसे में जो IAEA की भूमिका जो है वो अहम हो जाती है, क्योंकि आगे आने वाले समय में और ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन इनके लिए हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजों को समअप करके आप बेसिक क्रक्स समझ गए कि इसका क्या रोल है। और ईरान इजराइल के अगर कॉन्टेक्स्ट में या वैश्विक स्तरीय या वैश्विक कॉन्टेक्स्ट में या वैश्विक संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इससे संबंधित प्रश्न लिख सकें आसानी से। ठीक है, इसके पॉइंट को आप जो सिर्फ ये जो पॉइंट दिया है यहाँ पर, ये सारे जैसे पॉइंट है, इनको एक सिर्फ पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही, फिर बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं।